साथियों नमस्कार, एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन। हमने पहले वीडियो में पढ़ा था संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण के गुण और लक्षण, यानी शैक्षिक संप्रेषण के गुण और लक्षण, और संप्रेषण का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर, और वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है वो दिखा था। अब हम जो वर्गीकरण हमने पढ़ा था उनको हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। जो पहला संप्रेषण का जो वर्गीकरण था भाषाई आधार पर, वो था वाचिक या शाब्दिक संप्रेषण। कौन सा था? वाचिक या शाब्दिक संप्रेषण, वर्बल संप्रेषण, वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब देखना, यह संप्रेषण जो स्वर्णिम या रूपिम कुटु यानी भाषाई रूपों में कुटु का प्रयोग करता है उसे शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। ये दो स्वरूप होते हैं, मौखिक होता है और लिखित होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था। इसमें हम कौशल, श्रवण कौशल, जो भी कौशल है, वाचन कौशल है, उनको हम देखते हैं। और इसमें लिखित में हम लेखन कौशल को, पठन कौशल को देखते हैं। ठीक है, इसमें जो श्रवण कौशल है और वो वाचन कौशल है, बोलने का कौशल है और सुनने का कौशल है, वो तो मौखिक स्वरूप में आएगा। और जो लिखने और पढ़ने का कौशल है वो किस में आएगा? लिखित स्वरूप में आएगा। यानी कहने का मतलब है कि शब्दों के माध्यम से या भाषा के माध्यम से अपने विचारों या अपनी भावनाओं या अपने मतों या अपने विश्वासों को क्या करना? दूसरे तक डिलीवर्ड करना या दूसरे तक पहुंचाना, और दूसरा उस पर प्रतिपुष्टि प्रदान कर दे, तब कौन सा संप्रेषण होगा? शाब्दिक संप्रेषण होगा। दो रूप में होता है, मौखिक यानी बोल करके, दूसरा होता है लिखित यानी लिख करके। ठीक है, इसमें उदाहरण होते हैं, पत्र के माध्यम से हम हमारे विचार कर सकते हैं, रिपोर्ट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, मेमोरेंडम के माध्यम से, साहित्यिक पुस्तकों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, नोटिस या बैनर के माध्यम से जो संप्रेषण करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बैनर लगाते हैं, कोई भी मान लिया जाए कोई भी सभा है या कोई भी मान लिया जाए प्रोग्राम है, धार्मिक आयोजन है या साहित्यिक आयोजन है, तो हम उसका निमंत्रण पत्र छपवाते हैं या बैनर छपवाते हैं, जिसके माध्यम से हम सूचनाएं डिलीवर करते हैं कि इस तारीख को इस बजे या इस स्थान पर क्या है, ये प्रोग्राम संपन्न होने वाला है। तो इसके माध्यम से हम हमारी विचार, भावनाएं, हमारे विश्वास, हमारे मतों को क्या करते हैं? बैनर, नोटिस, पत्र, समाचार पत्रों, साहित्यिक किताबों, पत्र, रिपोर्ट, मेमोरेंडम के माध्यम से हम यदि हम क्या करते हैं, दूसरों तक डिलीवर्ड कर पाते हैं, तो वो कौन सा संप्रेषण होता है? शाब्दिक संप्रेषण होता है। कौन सा संप्रेषण होता है? शाब्दिक संप्रेषण होता है। अगला जो संप्रेषण है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, अशाब्दिक अवाचिक संप्रेषण। संप्रेषण शब्द, ये संप्रेषण संकेत के माध्यम से होता है। ये संप्रेषण किसके माध्यम से होता है? संकेत या प्रतीकों के माध्यम से होता है, प्रतीकात्मक या भाव। ध्यान देना, आंगिक संकेतों के माध्यम से, मुख मुद्राओं के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से, आरोहण विरोहण के, आरोहण अवरोहण के माध्यम से, ध्वनि की तीव्रता के माध्यम से द्वारा होता है। अब ध्यान देना, मान लिया जाए कोई बहुत तेज आवाज में बोलता है हा हा हा, तो इसका मतलब है कि वो क्या करना चाह रहा है? अगले को धमकाना चाह रहा है। क्या कर दिया तूने? तो मतलब वो क्या कर रहा है? ध्वनि में उतार चढ़ाव आ गया। ध्वनि में क्या आ रहा है? उतार चढ़ाव आ रहा है। किसी के हाव भाव से पता चल जाता है कि अगला क्या करना चाहता है। मान लिया जाए कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, प्रकाश को देख करके आंख झपकता है, तब तो ठीक है कि उन्होंने क्या दिखाई है, किसी भौतिक कार्य के प्रति। लेकिन क्या कर रहा है, किसी वातावरणीय घटक के प्रति क्या करता है, आंख झपकता है, तब तो ठीक है। लेकिन मान लिया जाए अगला सामने कोई प्रेमिका खड़ी है, या कोई मान लिया जाए समलिंगी खड़ा है, विषमलिंगी खड़ा है, और उसके सामने आंख मार रहा है, तब आपको पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाहता है, या अशाब्दिक या आंगिक संकेतों या मुख मुद्राओं के माध्यम से। कई बार क्या होता है, जब महिलाएं आपस में बात करती है तो मुंह को क्या करती है, फुला लेती है, बीको आयल काई डोल है, बीको काई डोल है, कुछ छोड़िए बात। तो इस तरीके से वो क्या कहना चाहता है, मतलब आप मुख के माध्यम से, आप अगले के मुख के माध्यम से पता लगा सकते हो कि अगला किसी के बारे में या आपके बारे में क्या कहना चाह रहा है, या अगले की आपके बारे में क्या भावना है, अगला आपके बारे में क्या विचार रखता है। तो महिलाएं बहुत सारी बातें हैं, महिलाएं बहुत सारी बातें हैं वो मुख मुद्राओं के माध्यम से कर लेती है। ठीक है, कभी गुस्से में होते हो तो दिन भर क्या रखते हैं, मुंह फुला करके रखते हैं,
तो ये संप्रेषण होता है वो अशाब्दिक या अवाचिक संप्रेषण होता है। जब कक्षा में शैक्षिक संप्रेषण से दृष्टिकोण से करूं तो अध्यापक जी बहुत मान लिया जाए गुमसुम है आज, तो बच्चों को पता लग जाता है कि अध्यापक जी गुस्से में है, अध्यापक जी किसी से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, मौन है, इसका मतलब बच्चों को पता लग जाता है कि कोई न कोई प्रॉब्लम है, या प्रधानाध्यापक जी से झगड़ा हुआ है, या किसी शारीरिक शिक्षक से झगड़ा हुआ है, या किसी साथी से झगड़ा इनका हुआ है। तो बच्चे अपने आप क्या लगा लेते हैं, अपने आंगिक संकेतों, मुख मुद्राओं या हाव भाव से ही पता लगा लेते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो, या आप क्या विचार रखते हो, या क्या मत रखते हो, क्या भावना रखते हो इनके प्रति। तो ये संप्रेषण होता है, कुछ कहे बिना सब कुछ कह देना, वो होता है अशाब्दिक संप्रेषण या अवाचिक संप्रेषण, या इसको मैं कहता हूं तो अमुक संप्रेषण। क्या बोल सकता हूं, मूक संप्रेषण। क्या बोल सकता हूं, मूक संप्रेषण। ठीक है, ओके। अगला संप्रेषण का प्रकार है सूचना संप्रेषण। हमने पढ़ा था ना इसका कार्यात्मकता के आधार पर। सूचनाओं के हस्तांतरण और आदान प्रदान हेतु जब संप्रेषण किया जाता है तो क्या कहलाता है, सूचना संप्रेषण कहलाता है, इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन कहलाता है। ध्यान लिया जाए, मेरे को किसी से बातचीत करनी है, किसी से चर्चा करना, जैसे मान लिया जाए आपको गाय खरीदनी है, क्या खरीदनी है, गाय खरीदनी है, ठीक है। सूचनाओं का हस्तांतरण और आदान प्रदान करने हेतु आप अगले विक्रेता के पास में गए, विक्रेता के पास में गए, क्रेता किसके पास में जाता है, विक्रेता के पास में। आपको गाय खरीदनी है तो गाय के बारे में जो आपकी चर्चाएं होगी, सूचनाओं का हस्तांतरण होगा कि गाय ने बयान कथा भी ना होगा, कतिक धार उजाड़ सुबह शाम। तो इस तरीके की बातें होती रहती है। कथा मीना तू जेनु छोड़ जीवा, लात हाथ तो कौन भावेक, ऐसी बातें होती है या नहीं होती है, कि लात वात तो नहीं मारती है ना ये, कौन कौन इसको क्या कर सकता है, दूध सकता है, कौन कौन इसका दूध निकाल सकता है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें, काई रिपया पीछा करो, सब तरीके की चर्चाएं होगी। सूचनाओं का हस्तांतरण हो रहा है, यानी एक गाय है उसके बारे में क्रेता और विक्रेता के बीच में क्या हो रहा है, सूचनाओं का संप्रेषण हो रहा है। ठीक है, मान लिया जाए एक शिक्षार्थी आया मेरे पास में और शिक्षार्थी क्या कर रहा है, सूचनाओं का हस्तांतरण कर रहा है कि गुरुजी वो 8वीं बोर्ड वाला टाइम टेबल है वो बदल गया ना। तो मैं कहूंगा कि हाँ, जो संस्कृत की परीक्षा थी वो 2 अप्रैल को हो गई है अब। तो ये सूचनाओं के हस्तांतरण या आदान प्रदान हेतु, या सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु, यदि कोई तथ्य सूचना है उसके आदान प्रदान हेतु जो चर्चा होती है किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच में या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में, एक कक्षा या अध्यापक के बीच में हो सकती है, तो उसको बोलते हैं हम सूचना संप्रेषण। क्या बोलते हैं, सूचना संप्रेषण, उसको बोलते हैं सूचना संप्रेषण। ओके, अगले देखते हैं शासकात्मक या निर्देशात्मक संप्रेषण। पद में बड़े व्यक्ति द्वारा या समवयस्क साथी द्वारा कार्यात्मक प्रक्रिया संप्रेषण, कार्य करने के लिए प्रदान किया गया संप्रेषण निर्देशात्मक संप्रेषण कहलाता है। बच्चों में शिक्षक का कहना कि कल 5% करके आना। ध्यान है, यदि आपसे पद में बड़ा है कोई और आपको क्या कह रहा है, यानी आप मान लीजिए आपको एक, यदि एक शिक्षक को क्या कह रहा है, प्रधानाध्यापक यदि शिक्षक को कह रहा है और शिक्षक बच्चों को कह रहा है वो बात, तो वो कौन सा होगा, शासनात्मक या निर्देशात्मक संप्रेषण होगा। या आप परिवार में देख लीजिए, आपका बूढ़ा बुजुर्ग कहता है कि कल तेरे को क्या करना है, उसके मायरे में जाना है, कल तेरे को उस वाली बारात में जाना है, कल तेरे को उसमें उसके क्या करके आनी है, वाहन भर के आनी है, कल तेरे को उसके प्रतिभोज में शामिल होना है। तो इस तरीके का जो संप्रेषण होता है, कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, क्योंकि वो निर्देश दे रहा है आपको। परिवार चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, डायरेक्शन देना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, कमांड रखनी पड़ती है कि कौन कहां जाएगा। तो उस कमांड के लिए किसी संस्था को, परिवार एक संस्था है, इसी तरीके से विद्यालय भी एक क्या है, संस्था है। तो निरंतर बच्चों को क्या देना पड़ता है, निर्देश देना पड़ता है, शिक्षक को बच्चों को और प्रधानाध्यापक जी शिक्षकों को क्या देते रहते हैं, हमें निरंतर क्या देते रहते हैं, निर्देश देते रहते हैं। या मॉनिटर क्या देता रहता है, कक्षा में विद्यार्थियों को निर्देश देता रहता है, जिस तरीके से अध्यापक ने कहा है। तो वो आपका जो संप्रेषण होगा वो निर्देशात्मक संप्रेषण होगा या शासनात्मक संप्रेषण होगा। बड़े क्रम में बैठे व्यक्ति द्वारा नीचे के व्यक्ति को दिया जाने वाला जो कमांड या जो कार्यात्मक प्रक्रिया, जो फंक्शनिंग करने के लिए, संस्था को चलाने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं या जो क्या दिए जाते हैं,
जो विचार प्रेषित किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, शासनात्मक संप्रेषण कहते हैं। अगला देखिए, प्रभावात्मक या प्रभावोत्पादक संप्रेषण, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर अपने विचारों में सहमत करने हेतु किया जाने वाला संप्रेषण। ठीक है, दुकानदार द्वारा सामान बेचने के लिए किया गया संप्रेषण। तो दुकानदार हमेशा क्या करना चाहता है, अगले ग्राहक पर क्या डालना चाहता है, प्रभाव डालना चाहता है। यदि हम किसी पर प्रभाव डालना चाहते हैं, जैसे मान लिया जाए ये संप्रेषण सामान्य तो दुकानदार और एक ग्राहक के बीच में होता है, या जो भी बिजनेस से जुड़ा हुआ अपर व्यक्ति है वो अपने क्या करता है, जो भी अपने उपभोक्ता है उनको देता है, उपभोक्ता है उनको देता है कि आ साबण तो चौकी है, लंबी चाले, ओ झाग चौक आवे, आपने पानी आ साबण या आ सरफ ही सेट है, ले जाओ बड़ा आदमी बीके भी आपने घड़ी का तो रुपया 400 लगे कि 3 किलानी का, थाने 250 में दे रही हूँ और भी ना चौकी। तो इस तरीके का संप्रेषण होता है। वो संप्रेषण कौन सा होता है, प्रभावात्मक या प्रभावोत्पादक संप्रेषण होता है। और प्रभावात्मक और प्रभावोत्पादक संप्रेषण हमेशा किस में होता है, सगाई करने जाते हैं तब सबसे ज्यादा होता है कि माँ के तो छोरो बीड़ी सिगरेट के नेड़ो ही कौन जाए, और माँ के तो घर में प्रवेश को सुपारी को दाणु तो करा जरा ही ले लो बुलाए। ठीक है, क्योंकि वो क्या डालना चाहता है, अगले जो संबंधी बनना चाहता है उसको क्या डालना चाहता है, प्रभाव डालना चाहता है। माँ के बाई कॉलेज आवे आपकी 100 घर को काम करे, हाल तो माँ की बाई लेन में है। तो मतलब अगला लड़के वाला लड़के वाले पर और लड़की वाला लड़के वाले पर प्रभाव डालना चाहता है, ताकि क्या हो जाए, संबंध स्थापित हो जाए, सगाई क्या हो जाए, निर्विघ्न संपन्न हो जाए। तो इस तरीके का जो संप्रेषण होता है, एक दूसरे पर प्रभाव डालने वाला संप्रेषण होता है, ये तो सामाजिक प्रक्रिया में। अब क्या होते हैं, कभी कभी क्या करता है, प्रेमी और प्रेमिका आपस में अंदर क्या डालते हैं, प्रभावोत्पादक संप्रेषण कर बैठते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, अगले वर्ष एमएससी करने जा रहा हूँ फिजिक्स से, अगले वर्ष केमिस्ट्री से एमएससी करने जा रहा हूँ, मैं अगले साल क्या चल रहा हूँ, मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करने जा रहा हूँ, 2.5 लाख रुपये तिनका हो जाएगी मेरी है। तो वो क्या डालना चाह रहा है, प्रेमिका पर क्या डालना चाह रहा है, प्रभाव डालना चाह रहा है। और प्रेमिका भी प्रेमी पर प्रभाव डालने में आतुर होती है। वो बातें करेगी कैसी, आया पर माँ बाप की घनी सेवा करूं, मेरे मारा शादी कर ले। अरे कौन, किस तरीके का प्रभाव डालने चाह रहे हो, क्योंकि ये प्रभावोत्पादक संप्रेषण है, वो एक दूसरे को सहमत करने के लिए किया जाता है। तो वह कौन सा संप्रेषण है, जो एक दूसरे को विचारों से सहमत करने के लिए, विचारों को समांतर लाने के लिए किया जाता है, समांतर यानी बराबर लाने के लिए किया जाता है। वो कौन सा संप्रेषण होता है, प्रभावात्मक या प्रभावोत्पादक संप्रेषण होता है। अगला देखिए, एकीकृत संप्रेषण सबसे ज्यादा यदि कोई काम आता है, कक्षा में विभिन्न प्रकार के संप्रेषणों को मिलाकर के हमें संप्रेषण करना पड़ता है। कभी शासनात्मक संप्रेषण, कभी प्रभावोत्पादक संप्रेषण, तो कभी क्या करना पड़ता है, आंतरिक संप्रेषण करना पड़ता है, कभी बाह्य संप्रेषण करना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा यदि कोई काम आता है और सबसे श्रेष्ठ प्रकार का संप्रेषण होता है, तो हमें एकीकृत संप्रेषण करना चाहिए। व्यवहारिक परिप्रेक्ष्यों या परिस्थिति में कार्य करते समय सूचनाओं का संप्रेषण, शासनात्मक संप्रेषण, प्रभावोत्पादक संप्रेषण साथ साथ प्रयोग होता है। इस प्रकार के लचीले या योगात्मक संप्रेषण को हम एकीकृत संप्रेषण कहते हैं, कि जहां जरूरत हो वहां पर कमांड दो और जहां जरूरत हो वहां पर प्रभावोत्पादक संप्रेषण करो। तो यह संप्रेषण होता है वो एकीकृत संप्रेषण होता है। यानी विभिन्न प्रकार के संप्रेषणों को मिलाकर परिस्थिति के अनुसार क्या करना है, जहां पुचकारना है वहां पुचकारो, जहां क्या करना है, दबाना है वहां दबाओ। तो इस तरीके के संप्रेषण को क्या कहते हैं, हम एकीकृत संप्रेषण कहते हैं। और शिक्षा व्यवस्था में सबसे उपयोगी संप्रेषण है वो इंटरेक्टिव या एकीकृत संप्रेषण है, या मैं कहूं तो इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन है, वो सबसे श्रेष्ठ संप्रेषण माना जाता है। निर्माणवादी शिक्षा व्यवस्था में एक शिक्षक के लिए एकीकृत संप्रेषण सबसे महत्वपूर्ण होता है। यानी जो परिस्थिति के अनुसार कैसा संप्रेषण करना है, औपचारिक करना है या अनौपचारिक करना है, कि हेडमास्टर साहब को कोई मीटिंग में बात करनी है या कट करनी है, गेले में सालता बात करनी है, वो समझ पाए शिक्षा व्यवस्था में, तो वो संप्रेषण होता है एकीकृत संप्रेषण।
शिक्षार्थी से कहाँ बात करनी है, कक्षा के समय बात करनी है या घर पे जाकर के बात करनी है, वो समझ पाए तो वो होता है एकीकृत संप्रेषण। व्यक्तिगत भिन्नताओं से भरी कक्षा में एक शिक्षक को क्रियान्वयक भी है, यानी संपूर्ण ऑपरेटर कौन होता है, किसी कक्षा का संपूर्ण ऑपरेटर कौन होता है, यदि संपूर्ण चिप्स होती है, संपूर्ण कमांड होती है, तो किसके पास में होती है, क्रियान्वयक कौन होता है, ऑपरेटर कौन होता है, एक शिक्षक होता है, एक साथी भी है और एक मूल्यांकनकर्ता भी है और एक शिक्षक भी है। तो शिक्षक क्या करता है, कक्षा में विभिन्न प्रकार के रोल अदा करता है या विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं को क्या करता है, निर्वहन करता है। अतः एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, एकीकृत संप्रेषण का उपयोग करना चाहिए। तो एक सफल कक्षा के लिए, एक सफल शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, ठीक है, कौन सा संप्रेषण उपयोगी रहता है, एकीकृत संप्रेषण। कौन सा संप्रेषण उपयोगी रहता है, एकीकृत संप्रेषण। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं, औपचारिक संप्रेषण। कौन सा है, औपचारिक संप्रेषण। ओके, यह संप्रेषण जो कार्यालय संप्रेषण माध्यमों का प्रयोग करता है, यानी ये कार्यालयों या शासनात्मक कार्यालयों में होता है, इसका प्रयोग करते हैं, औपचारिक संप्रेषण कहते हैं। औपचारिक संप्रेषण 4 प्रकार के होते हैं, निम्नवर्ती या निम्नगामी संप्रेषण डाउनवर्ड, ऊर्ध्वगामी या ऊपरगामी संप्रेषण अपवर्ड, समांतर या हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, या क्रॉस चैनल या अंतर संस्थागत संप्रेषण होता है। तो औपचारिक संप्रेषण होता है जिसमें हम कार्यालय चीजों के लिए या कार्यालय या शासनात्मक आदेशों के लिए हम क्या करते हैं, संप्रेषण का प्रयोग करते हैं। कोई लेटर पैड निकलता है, कोई आदेश निकलता है, तो उसको हम औपचारिक संप्रेषण कहते हैं। तो औपचारिक संप्रेषण कहते हैं, औपचारिक संप्रेषण है वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, निम्नवर्ती या निम्नगामी डाउनवर्ड, ऊर्ध्वगामी या ऊपरगामी अपवर्ड और समांतर संप्रेषण हॉरिजेंटल, और अंतर संस्थागत यानी क्रॉस चैनल संप्रेषण। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं, अब ध्यान देना, निम्नवर्ती संप्रेषण क्या होता है, निम्नवर्ती या निम्नगामी, यदि शिक्षक का बच्चों के साथ संप्रेषण हो रहा है या शिक्षक प्रधानाध्यापक का किसके साथ में हो रहा है, शिक्षक के साथ में संप्रेषण हो रहा है, तो वो होता है, कौन सा संप्रेषण होता है, निम्नवर्ती या निम्नगामी संप्रेषण। ऊर्ध्वगामी या ऊपरगामी संप्रेषण क्या होता है, जिसमें क्या करता है, ऊर्ध्वगामी या ऊपरगामी संप्रेषण, ध्यान देना, जिसमें क्या करेंगे, शिक्षक किसको कहेगा, शिक्षार्थी किसको कहेगा, शिक्षक को, और शिक्षक किसको कहेगा, प्रधानाध्यापक को। किसको कहेगा, प्रधानाध्यापक को। समांतर संप्रेषण, जिसमें क्या होता है, एक ही वर्ग में बैठे, एक ही वर्ग में बैठे व्यक्तियों का क्या होता है, जैसे शिक्षक का, शिक्षक के साथ संप्रेषण, बच्चों का, बच्चों के साथ संप्रेषण, और अंतर संस्थागत यानी एक विद्यालय का, जैसे मान लिया जाए विद्यालय में क्या है, विद्यालय में बिजली व्यवस्था सुचारू नहीं है, बिजली व्यवस्था सुचारू नहीं है, तब प्रधानाध्यापक विद्युत विभाग को यदि लेटर लिखता है, विद्युत विभाग को पत्र संप्रेषण करता है या विद्युत विभाग से संपर्क स्थापित करता है, तो वो औपचारिक संप्रेषण किस प्रकार का होता है, अंतर संस्थागत संप्रेषण होता है। ठीक है, अंतर संस्थागत संप्रेषण होता है। समांतर संप्रेषण का मतलब क्या हो सकता है, किसी एक विद्यालय का दूसरे विद्यालय के साथ में संप्रेषण, जैसे मान लीजिए बहुत सारे विद्यालय होते हैं, जिसमें मान लीजिए एक बरोबर के स्कूल है, 2 सीनियर स्कूल, उनके बीच में यदि कोई इंटरचेंजेस हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है विचारों का, पत्रों के माध्यम से या औपचारिक रूप से संप्रेषण हो रहा है, विभागीय माध्यम से संप्रेषण हो रहा है, तो वो होता है समानांतर संप्रेषण। अंतर संस्थागत का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, 2 विभाग, अलग अलग विभाग है और उनके बीच में क्या हो रहा है, संप्रेषण हो रहा है। जैसे मान लिया जाए विद्युत विभाग समस्या है, यदि मान लिया जाए किसी विद्यालय में साफ सफाई
को लेकर के प्रॉब्लम है तो नगर पालिका को पत्र लिखना। कौन सा प्रकार का संप्रेषण होगा? अंतर संस्थागत संप्रेषण होगा या क्रॉस चैनल संप्रेषण होगा। ओके, तो धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा? जो आगे के वर्गीकरण है वो हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। उसके बाद में हमारी जो प्रक्रिया होगी, जो संप्रेषण की प्रक्रिया है वो किस तरीके से संपन्न होती है, उन पर हम चर्चा करेंगे। बहुत सारी चीजें हमारे पास में है। ये स्लाइड आपके लिए संपूर्ण रूप से तैयार कर रखी है। आपको केवल पढ़ने की जरूरत है। आपको केवल किसकी जरूरत है? पढ़ने की जरूरत है। किसकी जरूरत है? पढ़ने की जरूरत है। देखिए कितना अच्छा मैंने तैयार कर रखा है। यानी आपको देखिए ये उदाहरण, इसके उदाहरण है ये निम्नवर्ती या निम्नगामी प्रिंसिपल से टीचर या प्रिंसिपल से स्टूडेंट आदि का जो संप्रेषण होता है। पदानुक्रम में उच्च सदस्य से निम्न सदस्य की तरफ जाने वाला संप्रेषण कौन सा होता है? निम्नवर्ती या निम्नगामी संप्रेषण होता है। ऊर्ध्वगामी या ऊपरगामी? पदानुक्रम में निम्न सदस्य से उच्च सदस्य की ओर जाने वाला, जैसे स्टूडेंट से प्रिंसिपल या टीचर से किसका संप्रेषण? प्रिंसिपल का संप्रेषण, वो होता है ऊर्ध्वगामी होता है। समानता संप्रेषण वह संप्रेषण जो समान पदानुक्रम सदस्यों के मध्य होता है, उसको बोलते हैं हम, जैसे टीचर से टीचर के मध्य, स्टूडेंट से स्टूडेंट के मध्य दो दो जो होते हैं ना, दो जैसे प्रिंसिपल होते हैं किसी स्कूल के, उनके मध्य जो संप्रेषण होगा वो समांतर संप्रेषण। अंतर संस्थागत, एक संस्थान का दूसरे संस्थान के बीच में संप्रेषण, जैसे संस्था का संस्था से प्रिंसिपल से संस्थागत अंतर संस्थागत संप्रेषण होता है। अब देखिए अनौपचारिक या अंगूर रेखे संप्रेषण क्या होता है। अगला जो वर्गीकरण है वो अंगूर रेखे संप्रेषण है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना भी संप्रेषण होता है, जितने भी प्रकार का जो संप्रेषण होता है, उसमें अधिकांश 33% संप्रेषण कौन सा होता है? कौन सा होता है? अनौपचारिक संप्रेषण होता है। यानी 85% संप्रेषण होता है। जो हम बातें करते हैं आपस में बिना किसी बातें किए, बिना किसी उद्देश्य को निर्धारित किए हुए जो बातें होती है, उलुल जुलुल की बातें होती है, वो कौन सा संप्रेषण होती है? अंगूर रेखीय संप्रेषण या ग्रेप वाइन बोलते हैं इसको। ग्रेप वाइन, एक बार नाम ग्रेप वाइन भी आ गया था। ग्रेप वाइन संप्रेषण बोलते हैं। यानी बिना किसी उद्देश्य को, बिना किसी दिशा को निर्धारित किए हुए यदि हम में आपस में बातचीत होती है, जैसे मान लीजिए बस में बैठे हैं और बस में बैठा था नाइये रोकट है, थारो दाइये रोकट है, बिन पहले गाले बट पनाई ने अभी के दो भाणिया उगा की, हाँ अभी के तो एक भाण की है। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं, वो महिलाओं के बीच में क्या हो जाती है? अनौपचारिक रूप से हो जाती है। तो वह संप्रेषण कार्यालय सदस्यों के मध्य, वह संप्रेषण जो कार्यालय साधनों का प्रयोग नहीं करता है, अर्थात कार्यालय सदस्यों के मध्य होने वाली अनौपचारिक बातचीत। जैसे मान लीजिए बीच पीरियड में विद्या जो शिक्षक बैठे हैं और वो बातें करते रहते हैं कि वो तो लड़का कमजोर, बहुत कमजोर है, बिन तो की आवे को नहीं, बिन काहे करूं, 10 प्रश्नावलियां तो करा दी, अब मैं पहले ही प्रश्नावली का 5 सवाल करा रही हूँ। तो ऐसी बातें होती है। वो कौन सी बातें होती है? अनौपचारिक संप्रेषण होता है। कौन सा होता है? यानी बिना किसी दिशा के, बिना किसी उद्देश्य के हम जो सामान्य बातचीत करते हैं उसको बोलते हैं हम अनौपचारिक संप्रेषण या अंगूर रेखीय संप्रेषण। इसका प्रादुर्भाव क्यों हुआ? देखिए आप, इसका प्रादुर्भाव क्यों हुआ, यह महत्वपूर्ण है। इसका प्रादुर्भाव इसलिए हुआ कि अंगूर की खेती होती थी, तो वहां पर क्या होता थी? अंगूर तोड़ने वाले महिलाओं या कामगारों के बीच में क्या होती रहती थी? घर परिवार समाज को लेकर के क्या रहती रहती थी? निरंतर क्या होती रहती थी? वार्तालाप होती रहती थी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अंगूर रेखे या ग्रेप वाइन संप्रेषण बोलते हैं। मान लीजिए 4-5 जना ब्याह के मान भेड़ा उगार ऊनली बात ऊनली रबगड़ बो जीत ही बबगड़ बो हारी बो तुकी कोनी बोट गमा दिया इया हुगोर इया हुगोर, जो उलुल जुलुल की बातें होती है वो करते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम अनौपचारिक संप्रेषण। ध्यान देना, इन तथ्यों पर ध्यान देना। 85% संप्रेषण है वो क्या होता है? अनौपचारिक या मौखिक होता है। आपने जितना भी संप्रेषण देखा है उनका 85% संप्रेषण क्या होता है? अनौपचारिक और मौखिक होता है। मुंडे दलिया जा रहा है दुनिया, और बिना किसी उद्देश्य और बिना किसी दिशा के हम बातें कर रहे हैं। काम की बात एक भी नहीं कर रहा है। जैसे 2 स्टूडेंट बैठे हैं और कोई विद्यार्थी मिला तो काम की बात कम होगी किसी विवाह समारोह में, या तो वहां पर अनर्गल बातें ज्यादा होगी। अनर्गल या उलुल जुलुल की बातें करते हैं, उनको बोलते हैं हम अनौपचारिक संप्रेषण। 95% अंगूर रेखीय संप्रेषण सही होता है। 96% अंगूर रेखीय बुराइयों और नकारात्मक बातों का होता है।
अंगुरेखे में सूचना सबसे तेज गति से पहुंचती है। अगला देखिए साहब, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने क्या कहा है यहाँ देखिए, ध्यान देना कि 96% अंगुरेखीय बुराइयां या नकारात्मक बातों से होता है और अंगुरेखीय से सूचना सबसे तेज गति से पहुंचती है। ओके, अंगुरेखीय अनौपचारिक संप्रेषण से बात है कि अति जल्दी फैले बाद कि थाई कौन पड़े, मोबाइल ना हो तेज, इंटरनेट ना हो तेज फैले। जैसे मान लिया जाए गांव की महिलाएं हैं, वो अक्सर नरेगा में काम करने के लिए जाती है, तो आपस के अंदर बहुत सारी बातें होती रहती है कि सासू यहाँ निकली, माने बुआ सासू तो यहाँ निकली यार, माने ननद बा बिया कर दियो बगाड़ा यार, बी के तो बाले बा ननद की गाले को नहीं काहे चाबी हरदम लटकाईड़ी राखे यार, अब गलत की कोनी बात तो काटी सूकी मोटियार इश्यू है के तो बिल्कुल अनुल जुलल की बातें होती रहती है। और नरेगा में जो अनौपचारिक संप्रेषण होता है, किसी भी गांव की बात है, वो नरेगा में महिलाओं के बीच अनौपचारिक संप्रेषण से, जो महानरेगा में जो लगी हुई महिलाएं हैं, वो बातें करती रहती है अपने फ्री समय में, और इतनी जल्दी अनौपचारिक बात फैलती है, गांव की कोई भी बात है वो आग की तरह सुलगती हुई पहुंच जाती है। नरेगा से बात उठी हुई बात गांव में हर चूल्हे तक पहुंच जाती है, क्योंकि अक्सर महिलाएं हैं वो क्या जुड़ी हुई है, इस नरेगा रोजगार से जुड़ी हुई है। तो बहुत सारा अनौपचारिक संप्रेषण है वो हमारे नरेगा में होता है। कहीं लावणी कराने के लिए जाते हैं तब महिलाओं के बीच में होता है, कहीं पुरुषों के बीच में तब होता है जब किसी वो सामाजिक समारोह में भाग ले रहे होते हैं तब होता है। तो इस तरीके से अनौपचारिक संप्रेषण है वो निरंतर चलता रहता है, कहीं बस में हो जाता है, कहीं सड़क पर चलते हुए हो जाता है कि सावल देकर चाले नहीं रही, चाले नहीं, मतलब जब बिना किसी उद्देश्य को या बिना किसी दिशा को निर्धारित किए हुए जो संप्रेषण होता है, उलूल जुलूल की अनर्गल बातें, नकारात्मक या बुराइयों से भरी हुई बातें जिसमें अच्छाइयों का कोई तुच्छ मात्रा नहीं है, वो बातें होती रहती है, वो होता है अनौपचारिक संप्रेषण। जब शिक्षक आपस में बैठते हैं तो एक दूसरे की भी बुराई करते हैं, जब कोई भी एक फैक्ट्री के कामगार आपस में बैठते हैं तो एक दूसरे की बुराई करते हैं या नकारात्मक बातें करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम अनौपचारिक संप्रेषण। तो हमें अनौपचारिक संप्रेषण से बचना चाहिए और हमें औपचारिक या उद्देश्य निष्ठ संप्रेषण करना चाहिए, ताकि हम फर्स्ट ग्रेड अध्यापक पात्रता परीक्षा, अध्यापक जो फर्स्ट ग्रेड की जो अध्यापक भर्ती को जो मुख्य पेपर है, जो द्वितीय पेपर है, उसमें अधिकतम अंक ला सकें। इसके बाद में आप कल हम पढ़ेंगे संप्रेषण की प्रक्रिया, क्योंकि हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से आपके स्लाइडों में समझो करके रखा है इन चीजों को। और ये चीज मैं कहता हूं कि मेरे से बेहतर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, चाहे मैं फर्स्ट ग्रेड में पढ़ा रहा हूं चाहे थर्ड ग्रेड में पढ़ा रहा हूं। मैं हालांकि तृतीय श्रेणी का अध्यापक हूं, तीसरे दर्जे का अध्यापक हूं। कुछ लोग इसलिए मानेंगे कि मैं प्रभावोत्पादक संप्रेषण आपसे कर पा रहा हूं, प्रभावोत्पादक नहीं है, मेरे से पढ़ो या मत पढ़ो, इसमें मेरे को कोई लेना देना नहीं है, कितने पढ़ते हैं या कितने नहीं पढ़ते हैं। मैं प्रभावोत्पादक संप्रेषण नहीं कर पा रहा हूं, मैं एक एकीकृत संप्रेषण करता हूं बच्चों से, और जब चाहे जैसा माहौल बना लेता हूं और जैसा चाहे सूचनाओं को संप्रेषण करता हूं, आदान प्रदान करता हूं आप तक, और आपकी प्रतिपुष्टि है वो मैं आपकी हमारे इसमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्राप्त करता हूं, और उन्हीं प्रतिपुष्टियों पर निरंतर काम करते रहते हुए मैं मेरे संप्रेषण में सुधार लाता हूं। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। धन्यवाद, सुप्रभात।